नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और जिनका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड सेमेस्टर है, वीर बहादुर से है, चाहे एमएसडीयू से है या ऑल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो बुक है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने ये बुक है, इससे संबंधित हम लोग यूनिट नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं 9 वीडियो में, या 9th वीडियो इसके पहले हम लोग बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, नीचे लिंक दे रहे हैं, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका अध्याय 1 इकाई 1 और अध्याय 1-2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या एवं उसके निर्धारक। तो पाठ्यचर्या क्या होता है एवं उसके निर्धारक क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए अगर देख लेते हैं तो आपको पाठ्यचर्या के अंतर्गत कोई भी टॉपिक अगर आता है तो आपसे बिल्कुल अछूता नहीं रहेगा और आप 100% लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक है, चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, तो ये पाठ्यचर्या का जो ये बुक है आपका, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यचर्या की भूमिका क्या होती है, पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या की प्रकृति, विशेषताएं, पाठ्यचर्या के क्षेत्र और पाठ्यचर्या के उद्देश्य। इसी वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और वीडियो पर अगर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड से संबंधित टॉपिक वाइज हर एक सिलेबस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या क्या कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोगों को एक विषय जो है इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखेंगे बार बार आपको मिलेगा और बार बार आप लोग डिस्टर्ब होंगे। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वही आपका कन्फ्यूजन को दूर कर लिया जाए। तो ये आप लोग देखे होंगे पाठ्यक्रम होता है। यहाँ हम लोग पाठ्यक्रम देख लिए, यानी सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस हो गया। और इधर पाठ्यचर्या हो गया आपका, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होता है, तो अभी हम लोगों के सामने यहाँ पर क्यूरिकुलम हो जाता है। तो अभी हम लोगों को जो वीडियो देखना है, वीडियो जो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, वो पाठ्यचर्या के बारे में देखेंगे, न कि पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि आपको पाठ्यक्रम और सिलेबस और क्यूरिकुलम में कोई दिक्कत नहीं होगी, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि एक क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपका एक क्लास में, जैसे मान लीजिए कि क्लास आपका 5 है, 5 क्लास के अंतर्गत आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपको हिंदी के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाना है, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर पाठ्यचर्या आप देखते हैं तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत, दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप पाठ्यक्रम अभी हम बताए, तो एक क्लास के अंदर पढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जो कक्षा 5 के अंतर्गत हम देखें, उदाहरण के माध्यम से देखिए, क्लास 5 के अंतर्गत हम देखें तो हिंदी का सब्जेक्ट अगर उठा लें तो उसके अंतर्गत जो क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, ये बुक के अंतर्गत ये हमारा पाठ्यक्रम हो जाता है। जबकि जो ये पाठ्यचर्या है, ये आपका विद्यालय में घंटी लगने से शुरू हो जाती है। आप स्कूल में देखेंगे जब बेल लगती है, घंटी लगती है, तो वहाँ से क्लास शुरू हो जाता है, यानी बच्चे प्रेयर करते हैं, बच्चे प्रेयर करके क्लास में जाते हैं। उसके बाद से क्लास में अनेक प्रकार की गतिविधियां, या बाहर भी जो खेल कूद होता है, खेल कूद हो गया, कोई मेला हो गया, कोई टूर हो गया, ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें, लास्ट तक आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। फिर से आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ्यचर्या
क्यूरिकुलम। तो पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका नियम पूर्वक अनुसरण करेंगे, वही पाठ्यचर्या। अब देखिए पाठ्यचर्या की भूमिका, यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीएड में आप पढ़ रहे हैं, बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको पूछ देगा कि पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत जानकारी आप विस्तृत लिखिए, तो सबसे पहला हमारा क्या हेडिंग होगा, पाठ्यचर्या क्यूरिकुलम। उसके बाद हमारा सेकंड हेडिंग आ जाता है। देखिए कैसे कैसे हेडिंग बनाया जाता है। यहाँ पर सेकंड हेडिंग आ जाएगा पाठ्यचर्या की भूमिका, लिखेंगे वही पाठ्यचर्या क्या है, अब पाठ्यचर्या की भूमिका लिखेंगे। उसके बाद पाठ्यचर्या का अर्थ भी देखेंगे, यहाँ पाठ्यचर्या का अर्थ है परिभाषा, यहीं आप देखेंगे तो 3-4 ठो परिभाषा यानी 3-4 हेडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे पाठ्यचर्या छात्रों की संपूर्ण विकास करता है। जो ये पाठ्यचर्या है बच्चों में संपूर्ण विकास करता है, इसको एक शब्द में हम कह दें तो बच्चों में संपूर्ण विकास करता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे खेल कूद में अगर भाग लेते हैं तो उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। क्लास में कोई मेला का आयोजित किया जाता है या बाहर बच्चे टूर पर जाते हैं, ये पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। जैसे घंटी जब से लगती है और बच्चे छुट्टी होकर के घर जाते हैं, इन बीच में जितने भी रूम के बाहर वाली जो भी गतिविधि है ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों को जीवन जीने का शिक्षा प्राप्त होती है। इतना महत्वपूर्ण है आपका पाठ्यचर्या। अब देखेंगे पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। तो पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में क्यूरिकुलम, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम कहा जाता है। जिसमें क्यूरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी से में लिया गया है। यह लैटिन शब्द के कुर्रेर से बना है। कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, दौड़ को छात्रों की क्रियाएं व संक्रियाएं तथा मैदान को पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारे छात्र हो गए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे छात्र हो गए उनके लिए जो ये पाठ्यचर्या है ये दौड़ का एक मैदान है। और इस दौड़ के मैदान में छात्र दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं, तो उनके अंतर्गत जो भी सामाजिक, आर्थिक, जो भी विकास डेवलप है, शारीरिक, संवेगात्मक, जितने भी प्रकार के विकास हैं वो छात्र इसमें दौड़ करके अपना पाठ्यचर्या के रूप में पूरा करता है। अब देखिए पाठ्यचर्या की परिभाषा हम लोग देख लेंगे। पाठ्यचर्या की परिभाषा हम आप लोगों को 2-3-4 परिभाषा दी है, तो ये आप लोग ध्यान दे करके देख लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में आप अपने जो नोट्स बुक बना रहे होंगे उस पर लिखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती है। ठीक है, ये साधारण परिभाषा सब दिए हैं आपको, आप लोग थोड़ा सा अगर ये करते हैं तो आपको याद हो जाएगी। एलन के अनुसार क्या है, तो पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। क्या ये बोलते हैं, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। वही कनिंघम के अनुसार क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि पाठ्यचर्या वह यंत्र है, जो ये पाठ्यचर्या है वह यह यंत्र है जो कलाकार शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री छात्र, यानी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, एक कलाकार हो गया, एक सामग्री हो गया। तो कलाकार कौन है, तो कलाकार शिक्षक है, कला बनाएगा किस सामग्री के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए करता है। ये कनिंघम के अनुसार
परिभाषा है। अब देखिए मुनरो क्या बोलते हैं, मुनरो का परिभाषा क्या है, तो मुनरो बोलते हैं कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं, यहाँ पर वे सभी होना चाहिए, आप लोग क्लियर कर लीजिए। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ठीक है, वही फॉल हिस्ट के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम से कम आप लोग इसमें से एक या दो परिभाषा जरूर याद रखिएगा। आपको सी-टेट के लिए भी अगर देखा जाए, आप चूंकि टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हैं, तो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप सोचेंगे केवल कि नहीं जब सी-टेट आएगा, जब हम फॉर्म डालेंगे तो पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये मत करिएगा। जैसे फ्रोबेल के अनुसार अगर देखा जाए तो पूछ देता है कभी कभी, ये परिभाषा ही उठा करके आपको दे देगा कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये किनके अनुसार है, तो फ्रोबेल के अनुसार, पार्ट्स के मुनरो कलिंगम किनके अनुसार है, तो आप अगर जानते रहेंगे तो ये सीधे आंसर आप लगा देंगे कि फ्रोबेल के अनुसार। तो ये आपका सी-टेट का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आप ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि इसमें जो सी-टेट का प्रश्न करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो बीच में से अंदर से ही उठा कर पूछता है, और आप अभी से अगर तैयार रहेंगे तो आप ये समझिए कि 70% आपकी तैयारी ओके हो जाएगी। अब देखिए पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है, जो ये पाठ्यचर्या है उसकी प्रकृति क्या है, तो फ्रांसिस जे ब्राउन ने अपनी पुस्तक शैक्षिक समाज विज्ञान में लिखा है कि पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होता है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती है। ठीक है, अगर हमारा पाठ्यचर्या, बोलते हैं ना कि घर का मुखिया ही अगर नहीं है या मुखिया सही नहीं है तो घर को, अगर आप उम्मीद करते हैं कि घर अच्छा होगा तो घर अच्छा नहीं हो सकता है। और बिना पाठ्यक्रम का जो शिक्षा है वो अगर देखा जाए अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। शिक्षा का जो मेरा उद्देश्य है, आपका शिक्षा का उद्देश्य है बीएड करना, बीएड करके टीचर बनना, लेकिन पाठ्यचर्या अगर नहीं है, बिना पाठ्यचर्या के आप तैयारी कर रहे हैं, बिना पाठ्यचर्या का आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आइए संभव बिल्कुल नहीं है। तो पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। हमारा जो उद्देश्य है वो कौन सा प्राप्त कराता है, तो पाठ्यचर्या। शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यचर्या का केंद्र में रखकर, शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं वो पाठ्यचर्या को केंद्र में रखकर विचारों के आदान प्रदान द्वारा किसी चीज को सीखते हैं तथा व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। पाठ्यचर्या से ही छात्र जीवन जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग सीखते हैं। पाठ्यचर्या की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं, इसके प्रकृति को हम लोग समझ रहे हैं अभी कि पाठ्यचर्या का प्रकृति क्या है। पहला क्या हो जाता है आपका, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं का आवश्यकता अनुसार एकाएक विकास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक शक्तियां, स्वीकृतिक सिद्धांत द्वारा प्राप्त मानव विकास, ज्ञान, अधिगम का स्वरूप। यानी यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं क्या है, पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। तो पहला क्या है, तो सामाजिक शक्तियाँ। ठीक है, समाज के द्वारा जो भी शक्ति हमें मिलती है, पाठ्यचर्या के ये मुख्य आधार। पहला हो गया सामाजिक शक्तियाँ, दूसरा स्वीकृति सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, तीसरा हो जाता है अधिगम का स्वरूप, और चौथा हो जाता है ज्ञान और संज्ञान का प्रारूप। इस प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है। किसी विशिष्ट व्यवसाय हेतु कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए विकसित पाठ्यचर्या इसी कक्षा के लड़कों के लिए पूरी तरह निरर्थक भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा केवल आप लोग समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पर दे रहा है कि किसी विशिष्ट व्यवसाय हेतु, मान लीजिए कि कोई व्यवसाय है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लड़कियाँ को देखा जाए तो गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, लड़कों को देखा जाए तो कृषि पढ़ना चाहिए। लेकिन ये लैंगिक भेद के अंतर्गत, सी-टेट के अंतर्गत अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि जैसे मान लीजिए कि लड़कों को कृषि का काम करना चाहिए, कृषि विज्ञान पढ़ना चाहिए, और जो लड़कियाँ हैं उनको गृह
विज्ञान पढ़ना चाहिए। ये किसको दर्शाता है? तो ये लैंगिक भेद को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ प्रभावित हो जाता है कि व्यवसाय हेतु अगर क्लास 9 में आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो लड़कियों के लिए हो सकता है कि वो उपयोगी होगा, लेकिन वही चीज़ लड़कों के लिए अनुपयोगी भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या के लक्ष्य या प्रयोजन उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्य से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य हैं तथा स्वीकृति पाठ्यचर्या इन्हें प्राप्त करने का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण छात्रों में भिन्नताएं दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ पर हर एक बच्चों में, हर एक व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। नहीं तो टीचर तो एक ही तरीके से पढ़ाता है। जो क्लास में टीचर होता है, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य सबको धूप एक ही तरीका से देता है, लेकिन वही धूप किसी के लिए नुकसान कर जाता है, किसी को अपना फायदा कर देता है। उस धूप को कैसे ग्रहण करना है ये हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैसे ही जो टीचर होता है ये एक सूर्य के समान होता है और सबके लिए रोशनी बराबर देता है, ठीक है। लेकिन उसी में जो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा उसको कैच करते हैं, कुछ कम कैच करते हैं। इससे संबंधित यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि प्रकार से उत्तरदायी। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र ही वास्तविक पाठ्यचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठ्यचर्या की अपेक्षा भिन्न हो जाती है। अब देखिए पाठ्यचर्या की विशेषताएं, इसकी जो पाठ्यचर्या है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों शिक्षा किस तरह की और किस तरीके की शिक्षा किस तरह की और किस विधि से प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही मानव का सर्वांगीण विकास हो। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर है। शिक्षा की पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब हम लोग पाठ्यचर्या के विशेषता के अंतर्गत देखेंगे। तो दोस्तों पाठ्यचर्या की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं, आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप अगर नए हैं और बीएड आप कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कराए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग विशेषताएं। तो पाठ्यचर्या की जो पहली विशेषता है क्या है, तो पाठ्यचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित है। दोस्तों सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत आप अगर देखते हैं तो ये हो जाता है कि पाठ्यचर्या अध्यापक के प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हो जाता है पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक स्वरूप होता है। चौथा पॉइंट आपका हो जाता है क्या विशेषता है, क्या है, तो पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विशेषताएं देखेंगे छठा नंबर। तो छठा नंबर पर देखेंगे समाज की आवश्यकताओं की पूरक पाठ्यचर्या है। सातवां पॉइंट हो जाता है पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। हमारे पास क्या लक्ष्य है, हमें टीचर बनना ही बनना है, तो हमें पाठ्यचर्या उस तक हमें पहुंचाने के लिए सीढ़ी का काम या रोड का काम करेगी। यहाँ टीचर आपको बनाएगी क्या चीज़, ये पाठ्यचर्या, ठीक है। तो ये पाठ्यचर्या का रोल है, ये विशेषता है। अब नेक्स्ट विशेषता हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्ध तक जो कुछ ना कुछ सीखता है, समाज से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है, वातावरण से सीखता है। तो ये जो पाठ्यचर्या है ये हम बताए हैं आप लोगों को कि एक क्लास में नहीं अपितु क्लास शुरू होने से लेकर के और लास्ट एंड तक रहती है और बच्चों में सर्वांगीण विकास करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 9th नंबर जो है पाठ्यचर्या देश की आत्मा की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इतना यानी आत्मा, देश की आत्मा को प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पीएम हमारे हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत के जितने भी जनसंख्या हैं सबको प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरीके से जो ये पाठ्यचर्या है ये हमारे देश की आत्मा है और शिक्षा विभाग व्यक्ति के जो भी व्यक्ति हैं उन के अंतर्गत सर्वांगीण विकास के लिए अपना प्रतिनिधित्व का काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट 10वां आप देख लेंगे, यह छात्रों को अपने कौशल, रुचि, अभिरुचि और अभिमूल्य को विकसित करने के पश्चात पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। अब देखेंगे पाठ्यचर्या के क्षेत्र।
अब तक तो हम लोग देखे पाठ्यचर्या की क्या विशेषता थी, पाठ्यचर्या अगर न रहे तो क्या क्या हो सकता है, उसकी मेन विशेषता क्या थी। लेकिन अब पाठ्यचर्या का क्षेत्र क्या है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि क्षेत्र, अगर पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र कौन है, तो इस तरीके से क्षेत्र होता है सबका। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का क्षेत्र कितना दूर में बटा हुआ है, तो उसी तरीके से पाठ्यचर्या जो है इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये पाठ्यचर्या है, ये जो पाठ्यचर्या वर्तमान के विद्यालय का कार्य क्षेत्र, संबंध, पठन पाठन की सीमित दायरे से निकलकर एक व्यापक रूप धारण कर चुका है। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। साथ ही इसमें निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी सीमाओं को निश्चित करना आसान नहीं है। चूंकि विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सभी क्रियाएं पाठ्यचर्या का ही अंग है। यहाँ पर देख लीजिए, आप थोड़ा सा अगर देख लेते हैं पाठ्यचर्या का क्षेत्र, तो आप पाठ्यचर्या के बारे में पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। देखिए, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली सभी क्रियाएं, यानी घंटी लगने से लेकर के छुट्टी होने तक, टूर पर, कोई आयोजित मेला, कोई जो भी चीज़ होता है, ये सारी गतिविधियां पाठ्यचर्या का ही अंग होता है। इसलिए पाठ्यचर्या के क्षेत्र का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य हो गया है। फिर भी विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यचर्या को उनके अंतर्गत संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर सीमांकित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, हम लोग पाठ्यचर्या का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं। तो पाठ्यचर्या का कार्य क्षेत्र तो हर एक जगह है, जिससे कि हमें इसको अगर देखा जाए तो इसके क्षेत्र को सीमांचल करना, यानी उसके क्षेत्र को देखा जाए कि इतने जगह में केवल है, तो ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए, इसका जो क्षेत्र है कितना लंबा चौड़ा है, इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने तो लगाया है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग आ जाता है, ये होता है कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण। तो लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जिस प्रकार शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का प्राप्त करने का पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यचर्या छात्रों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है एवं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बालकों को प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए पाठ्यचर्या का क्षेत्र, तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण करता है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास एवं ज्ञानवर्धन करना भी होता है एवं बालकों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करके उसका संज्ञानात्मक विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, ठीक है, पाठ्यचर्या का नेक्स्ट क्षेत्र क्या होता है, तो जो पाठ्यचर्या है वो बालक के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित लाभदायक है। इसके अंतर्गत अगर देखें हम, तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव को समाज में रहते हुए कुछ अधिकारों का उपयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसके अलावा एक बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है क्या, तो शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग। जो शैक्षणिक शिक्षा का स्रोत है उसका उपयोग देखा जाए तो ये पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पाठ्यचर्या मात्र बालकों की अधिकतम के लिए व्यवस्था ही नहीं प्रदान करता, बल्कि बालकों के विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान करने हेतु अनेकों शैक्षणिक स्रोतों का भी उपयोग करता है तथा अनेकों पुरातन शैक्षणिक अभिलेखों में से बालकों के लिए उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, अधिगम हेतु व्यवस्था। तो अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम लर्निंग, आप जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वही जो पाठ्यचर्या का क्षेत्र है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आ रहा है कि अधिगम हेतु व्यवस्था, सीखने के लिए व्यवस्था। पाठ्यक्रम क्या है, तो एक सीखने के लिए हमें व्यवस्था है। तो अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह ठहरे हुए पानी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और गंदगी पनपने लगती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अधिगम कार्य बंद कर देता है तो उसमें भी रूढ़िबद्धता आ जाती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या समय समय पर बालकों को नवीन तथा विभिन्न प्रकार के अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या, तो ये है नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य। पाठ्यचर्या एक व्यापक अवधारणा का रूप लेती जा रही है, अतः वर्तमान समय में प्रचलन में आने वाली अनेक नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य भी इसके क्षेत्र में आता है।
7वां पॉइंट हो जाता है क्या चीज़, तो समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों को कार्यों का मूल्यांकन। तो ये भी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत देखें तो जैसा कि हमें पता है कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु का समावेशन मात्र न होकर विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यकलापों का भी समन्वयक है। पाठ्यचर्या बालकों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ उनके कार्य तथा अन्य समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो 7वां हो जाता है, 8वां हो जाता है, ये हो जाता है कि छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उनके अनुरूप शिक्षण। ठीक है। तो पाठ्यचर्या द्वारा बालकों का व्यक्तिगत विकास एवं ज्ञानवर्धन किया जाता है। प्रत्येक बालक की अभिरुचि क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा पाठ्यचर्या प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत बोध के अनुरूप ही शिक्षण व्यवस्था प्रदान करता है। जो हमारा पाठ्यचर्या है वो व्यक्ति के विभिन्न, चूँकि जो भी बच्चे हैं क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 की क्षमता देखा जाए तो अलग अलग भिन्न होती है। तो हमें पाठ्यचर्या उन सभी बच्चों को ध्यान में रख करके अपना पढ़ने के लिए अनुरूपण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करती है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पाठ्यचर्या के उद्देश्य। अब पाठ्यचर्या के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको पाठ्यचर्या ऐसी हो जो छात्रों की बहुमुखी विकास कर सके। ठीक है। पहला हम लोग पॉइंट ये देख सकते हैं कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है भाई। आखिर पाठ्यचर्या जो बनाया गया है, पाठ्यचर्या 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 बार बार हम रट रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से पाठ्यचर्या बनाया गया है। तो पाठ्यचर्या इसलिए बनाया गया है कि छात्रों में बहुमुखी विकास कर सके। ये पहला उद्देश्य है पाठ्यचर्या का। दूसरा पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य है, तो छात्रों की रुचियों क्षमताओं तथा योग्यताओं को जागृत करना, ये दूसरी उद्देश्य है। अब तीसरा उद्देश्य क्या है भाई, तो तीसरा उद्देश्य ये हो जाता है कि पाठ्यचर्या छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके। चौथा अगर देखते हैं तो पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है। तो अगर पांचवा अगर देख लें हम लोग कि पांचवा क्या है पाठ्यचर्या का उद्देश्य, तो पांचवा उद्देश्य ये है कि पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में कर्तव्य पालन की भावना का विकास हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट उद्देश्य ये है कि पाठ्यचर्या का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना है जिससे वह भविष्य में एक आदर्श नागरिक बन सकें। अब नेक्स्ट और उद्देश्य क्या है पाठ्यचर्या का उद्देश्य, छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय तथा तर्क शक्ति का विकास करना होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा अब सिलेबस होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ये होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, पाठ्यचर्या के निर्धारक आधार। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे अभी हम लोग फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम देख रहे हैं, ठीक है, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम देख रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकेंड पेपर आपका था शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी करके आपका बुक है। तो ये जो शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो बुक है, इसमें हम लोग 23 वीडियो कंप्लीट करके ये पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सेकेंड पेपर आईसीटी शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी का हम लिंक दे रहे हैं, वो वीडियो आप जा करके ये 23 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक पेपर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। और जो ये सेकंड पेपर हम लोग अब फर्स्ट पेपर देख रहे हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो इसमें भी 9th वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये आज का ये वीडियो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये 10वां था। नेक्स्ट वीडियो हमारा 11 ये जाएगा, पाठ्यचर्या के निर्धारक अंग। तो दोस्तों आपको अगर टॉपिक वाइज बीएड के अगर देखा जाए बीएड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप चैनल के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।